हेलो एवरीवन, मैं हूं परम माहेश्वरी और आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। टेक ए लुक एट मैप 1 एंड 2। मैप 1 was made in 1154 CE by the अरब जोग्राफर अल इद्रिसी। के मतलब आप मैप 1 और 2 को देखिए। जो मैप 1 है वो कब बना था? 1154 में 1154 CE में किसने बनाया था? अरब जोग्राफर अल इद्रिसी। ठीक है, देखिए पहला मैप है। These section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। के मतलब इसमें इंडिया की पूरी इंफॉर्मेशन है। मैप 2 was made in the 1720s by French cartographer। देखिए कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर मतलब जो पर्सन मैप बनाता है, और जोग्राफर मतलब जो इंडिया के बारे जो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ता है। ठीक है, तो मैप 2 कब बना था? 1720 में जिसने बनाया था? फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोग्राफर कौन होता है और कार्टोग्राफर कौन होता है? जोग्राफर होता है जो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ता है, और कार्टोग्राफर होता है जो पर्सन मैप बनाता है। ये देखिए मैप 2 कैसा है। ठीक है, The two map are quite different even though they are of same area। के मतलब जो दोनों मैप है वो थोड़े डिफरेंट है, लेकिन वो एक ही सेम ही एरिया के हैं। जो अल इद्रिसी ने मैप बनाया है उसमें क्या किया उन्होंने? जो साउथ इंडिया है वहाँ पे नॉर्थ इंडिया कर दिया, और जहाँ नॉर्थ जैसे ये साउथ इंडिया होना था यहाँ पे उन्होंने साउथ इंडिया यहाँ कर दिया, नॉर्थ इंडिया होना था यहाँ पे उन्होंने नॉर्थ इंडिया यहाँ कर दिया। मतलब उन्होंने पूरा उल्टा बना दिया। और जो श्रीलंका है वो इंडिया के टॉप पे कर दिया। जैसे ये हमारा मैप होता है तो यहाँ पे ब्रिज जाके ऐसा आता है ना, ये श्रीलंका होता है, लेकिन उन्होंने ये टॉप पे कर दिया। ठीक है, प्लेस नेम्स ऑफ मार्क्ड इन अरेबिक and there are some well known as like कन्नौज in उत्तर प्रदेश। ठीक है, और मतलब उन्होंने अरब में लिखा है सारे नाम, और उसमें जैसे कन्नौज है जो उत्तर प्रदेश में है, और मैप में उसको लिखा है कनौज। मैप 2 was made nearly 600 ईयर आफ्टर मैप 1। जो मैप 2 है वो 600 साल बाद बना था लगभग मैप 1 के। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज्ड कंसिडरेबली। के मतलब ये 600 साल के बीच में बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी चेंज हो गई थी इंडिया के बारे में। दिस मैप सीम मोर फैमिलियर टू अस। द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। के मतलब ये जो अभी ये थोड़ा फैमिलियर, यानी हम आज भी ऐसे ही मैप देखते हैं तो है ना, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, और ये जो मैप है वो यूरोपियन सेलर मतलब होता है नाविक, जो लोग नाव चलाते हैं और व्यापार करते हैं। मर्चेंट्स मतलब जो व्यापार करते हैं। कि मतलब ये जो मैप है मैप 2 वो कौन यूज़ करता था? यूरोपियन सेलर और मर्चेंट व्यापार करने के लिए। ठीक है, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। के मतलब इम्पॉर्टेंट ये है, मतलब फैक्ट के जो कार्टोग्राफी है वो दोनों पीरियड में बहुत अलग अलग है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट they have to be sensitive to be different historical background, the context in which information about the past was produced। के मतलब जब ये हिस्टोरियंस पढ़ते हैं क्या टेक्स्ट मैप डॉक्यूमेंट, उनको बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है, क्योंकि फिर उनको पता नहीं चलता क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज if the context in which information is produced change with time, what about language and meaning। कि अगर context
चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, तो लैंग्वेज और मीनिंग का क्या होगा? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। के मतलब हिस्टोरियंस के पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड हिस्टोरियंस के पास ऐसे रिकॉर्ड है जिनकी लैंग्वेज भी अलग है। मिडीवियल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। कि जो मिडीवियल पर्शियन मतलब जो पुरानी पर्शियन होती थी वो अभी मॉडर्न पर्शियन से बहुत अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। कि मतलब बस जो वर्ड का ग्रामर और वोकेबलरी चेंज नहीं होती, उसका पूरा मीनिंग भी चेंज होता है टाइम के साथ साथ। हम एक जैसे टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड एज इंडिया। कि मतलब अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान। आज के टाइम में हम हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं? इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाय मिनाज-ई-सिराज, a chronicler who wrote in Persian। कि मतलब ये वर्ड है हिंदुस्तान, ये पहली बार 13th century में किसने यूज किया था? ए क्रॉनिकलर, जो पर्शियन में लिखते थे, मिनाज-ई-सिराज ने किया था। ही मीन्ट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। वो 13th century में हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते थे? जो एरिया है पंजाब का, हरियाणा का, और जहाँ लैंड बिटवीन, और जो लैंड है गंगा और यमुना के बीच का। ही यूज्ड द टर्म in a political sense for land that were a part of dominance of Delhi Sultan। ठीक है, the area included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never includes South India। कि मतलब जो दिल्ली के सुल्तान थे उनने अपना बदल के सल्तनत लग दिया, लेकिन उसमें साउथ इंडिया को कभी भी उसके सल्तनत के अंदर नहीं रखा। बाय द कॉन्ट्रास्ट, इन अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेड ऑफ द कॉन्टिनेंट। उसके बाद 16th century में बाबर ने किसने यूज़ किया? बाबर ने 16th century में हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया। क्यों? जो इंडिया की ज्योग्राफी बताने के लिए। देखिए, फाउना मतलब होता है एनिमल, फ्लोरा मतलब उसके प्लांट, और फाउना मतलब एनिमल। कि बाबर ने 16th century में टर्म हिंदुस्तान यूज़ किया इंडिया की ज्योग्राफी बताने के लिए, उसका कल्चर बताने के लिए, उसका इनहेबिटेंट्स बताने के लिए। As we see later in this chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusru used the word Hind. While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with today। कि मतलब अमीर खुसरू ने 14th century में एक वर्ड यूज़ किया हिंद। वो एक आइडिया था ज्योग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के लिए। ठीक है, और वो वर्ड में पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं मतलब कैरी नहीं किया था। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। के जो हिस्टोरियंस है, आज हिस्टोरियंस को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जो टर्म वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका बहुत अलग अलग मीनिंग होते थे पास्ट में। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं फॉरेनर। आज हम फॉरेनर का मतलब क्या समझते हैं? जो इंडियन ना हो, जो हमारे देश का, इंडिया का ना हो। लेकिन पहले मिडीवियल पीरियड में फॉरेनर मतलब एक स्ट्रेंजर होता था जो एक विलेज का नहीं होता था। जैसे ये विलेज है और ये दूसरा विलेज है, तो इसके लोग इस विलेज के लोग इस विलेज के लिए फॉरेनर है, और इस विलेज के लोग इस विलेज के लिए फॉरेनर है। समवन
who was not a part of society or culture, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं परदेसी या पर्शियन में अजनबी, ठीक है, मतलब कोई भी जो सोसाइटी या कल्चर का ना हो. A city dweller therefore might have regarded for a forest dweller as a foreigner. जो सिटी का रहने वाला था वो फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए फॉरेनर थे, और जो फॉरेस्ट के रहने वाले थे वो सिटी वालों के लिए फॉरेनर थे, ठीक है. बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर इवन दो मे बी हैड डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड. के मतलब एक ही विलेज के दो आदमी एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे, भले उनका रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड अलग अलग हो, ठीक है. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस. Historians use different type of source to learn about the past depending upon the period of their study and nature of their investigation. मतलब जो हिस्टोरियंस है उन्होंने बहुत तरह के सोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स यूज़ करे पास्ट को लर्न करने के लिए, ठीक है. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर ऑफ Gupta dynasty and Harshvardhana in this book. We will read about the following 1000 years from roughly. के हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में. इस बुक में हम 1000 ईयर का पढ़ेंगे, 700 से 1750 तक के बीच का पढ़ेंगे पूरा. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. क्या आपने नोटिस किया होगा किसी कंटिन्यूटी को, जो सोर्स यूज़ हुआ है हिस्टोरियंस, मतलब जो सोर्स हिस्टोरियंस ने यूज़ किया है इस पीरियड की स्टडी करने के लिए. They still rely on coins, inscription, architectural and textual record for information. के मतलब वो कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शन पे, आर्किटेक्चर पे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड पे ही निर्भर करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है. द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. के मतलब इस पीरियड में जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड की वैरायटी थी वो बढ़ती ही जा रही थी. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिस्प्लेस हो जाती थी, कि एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आ जाती थी धीरे धीरे, और एक यहाँ से यहाँ चली जाती थी, ठीक है. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल. कि मतलब तब के समय में जो पेपर थे वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते थे. पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, लेटर एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स. कि वो जो पेपर्स का यूज़ क्यों करते थे पहले के लोग, होली टेक्स्ट लिखने में, क्रॉनिकल्स लिखने में, रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखने में, कैसा है रूलर, क्या है, लेटर्स और टीचिंग लिखने के लिए सेंट्स के, ठीक है. पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड फॉर द रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस. और तब के समय में टैक्सेस भी कलेक्ट होना शुरू हो गए थे. मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल. और जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो जो रूलर होते थे, वेल्दी पीपल होते थे, वो मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट करना उस समय में कलेक्ट करना शुरू कर दिया था. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. देखिए आर्चीव्स क्या होता है. आर्चीव्स मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट रखाती हैं. आज के टाइम में नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट ने भी आर्चीव्स की मतलब आज के समय में भी आर्चीव्स रखाती हैं. जो ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं ना वो रखाते हैं, ठीक है. दिस मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड
a lot of detailed information to historians, but they have also difficult to use. कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट होते हैं वो हिस्टोरियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो यूज़ करने में भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। पहले के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे जो वो प्रिंट करवा ले एक मैन्यूस्क्रिप्ट, लेकिन तो उनको जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो हाथ से कॉपी करनी रहती थी। इफ़ यू एवर कॉपीड ए फ्रेंड होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपने कभी अपने दोस्त की कॉपी करी होगी उसकी कॉपी नोटबुक में से, तो आपको पता होगा कि बहुत ये सिंपल काम नहीं रहता, ये इजी नहीं होता। सम टाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन। कि कभी कभी आपको अपने दोस्त की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती और आप उसको गैस करने रखते हैं कि क्या लिखा होगा। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंट इन योर कॉपी एट ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। मतलब फिर आप नहीं जान पाते कि वो क्या लिखा है, तो आप कुछ अपने मन से लिख देते हैं। तो लेकिन छोटा तो छोटा एक स्मॉल सिग्निफिकेंट, एक स्मॉल चेंज होता है आपके और आपकी दोस्त की कॉपी में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इन समवॉट सिमिलर। ऐसे ही पहले के ज़माने में मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी होती थी हाथ से। एज स्क्राइब कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंज a word here a sentence there। कि जो लोग पहले जो मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करते थे, अगर एक वर्ड भी उधर गलत हुआ तो सेंटेंस बिगड़ जाएगा। जैसे आई एम परमाहेश्वरी है ना, तो अगर एम की जगह आई कुछ भी लिख दिया, आई वो एम हट गया, तो आई ए परमाहेश्वरी पूरा सेंटेंस बिगड़ जाएगा, है ना। These small difference grew over centuries of copying until manuscript of the same text become substantially different from one another। अगर एक वर्ड भी ऐसा हो जाता तो सेंचुरीज लग जाती और उसको फाइंड करने में कि वो क्या लिखा था। This is a serious problem because we rarely फाइंड दी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ दी ऑथर टुडे। कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती थी क्योंकि आज भी जो हिस्टोरियंस है वो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं ढूंढ पाते कोई सी। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब। कि फिर उन हिस्टोरियंस को जो कॉपी हुई है मैन्यूस्क्रिप्ट उन्हीं पे डिपेंड रहना रहता था बाद में। As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written। कि फिर इससे क्या होता था, जो हिस्टोरियंस है उसको उनके नए नए वर्जन मैन्यूस्क्रिप्ट के पढ़ने पड़ते थे एक बार ताकि वो पता लगा पाए कि ओरिजिनली क्या लिखा था। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज्ड दियर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। कि वो अपने नए नए वर्जन बनाते रहते थे ऑथर्स। द 14th century में क्रॉनिकल जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960। के मतलब एक आदमी थे जियाउद्दीन बरानी, उनने अपनी फर्स्ट क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में और दूसरा वर्जन लिखा था 2 साल बाद यानी 1358 में। लेकिन अभी तक जो है 1960 तक जो हिस्टोरियंस है वो उसका पहला वर्जन नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन अब ढूंढ लिया है। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। मतलब वो गुमी हुई थी एक लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन में। ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर बिटवीन 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period। कि मतलब जो स्टडी है 700 से 1750 तक की, वो हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि जो स्केल ऑफ वैरायटी है वो बहुत बदलती जा रहे थे।
डेवलप होते जा रहे थे नए नए। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द अपीयरेंस आ गए थे, कि मतलब उस पीरियड में बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी, जैसे पर्शियन व्हील जो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, स्पिनिंग व्हील जो वेविंग के लिए यूज़ होता है, और फायर आर्म्स जो कॉम्बैट के लिए यूज़ होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पर्शियन व्हील होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? पर्शियन व्हील यूज़ होता है इरिगेशन के लिए। और फिर वेविंग के लिए क्या यूज़ होता है? वेविंग के लिए यूज़ होता है स्पिनिंग व्हील। और फायर आर्म्स कॉम्बैट के लिए। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन दी सब कॉन्टिनेंट, और नए नए फूड भी आने लग गए थे। न्यू फूड और क्या कहते हैं, क्रॉप्स भी आने लग गए थे। जैसे पोटैटो, आलू, कॉर्न, मक्का, चिली, मिर्ची, और टी एंड कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी, है ना। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद द पीपल हु बॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल। कि मतलब ये जो नए नए आइडिया थे, टेक्नोलॉजीज और क्रॉप्स थे, वो उन पीपल के साथ आए थे जो नए नए आइडिया भी लाए थे अपने साथ। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। इसलिए ये जो पीरियड है वो इकोनॉमिक का, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंज का था। हम इसके बारे में चैप्टर 5, 6, 7 में और पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। मोबिलिटी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना के। उस टाइम में लोगों ने घूमना भी शुरू कर दिया था, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी शुरू कर दिया था। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जो पीपल वो अपने ग्रुप बना के नए नई प्लेस जाते थे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड एमन्स वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्च्यून। देखिए, कार्व मतलब आजमाना, और फॉर्च्यून अपनी किस्मत। जो होते थे वो दूसरे जैसे पहले इंडिया में आते थे ना लोग अपनी किस्मत आजमाने, कि वो अमीर बन जाएंगे आके। जैसे आज मतलब पहले इंडिया में आते थे, आज अमेरिका में आते हैं। ठीक है, अपनी किस्मत आजमाएंगे, अमीर बन जाएंगे। One group of people who became important in this period were the Rajput, a name derived from Rajputra, के राजा का पुत्र, के मतलब उस पीरियड में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप हुआ था वो था राजपूत। और ये राजपूत है, वो नाम कहाँ से आया? राजा पुत्र, के राजा का पुत्र, द सन ऑफ द रूलर, राजा का बेटा। ठीक है, बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to a group warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। और ये जो वर्ड है राजपुत्रा, वो 8 और 14 सेंचुरी के बीच जो भी क्षत्रिय थे उनके बीच में अप्लाई होने लगा। ठीक है, the term included not just a ruler and chieftain but also soldier and commander who served in the armies of different monarch all over the subcontinent। कि मतलब ये जो वर्ड अब फिर वो बस क्षत्रिय के लिए यूज़ नहीं होता था, वो सोल्जर और कमांडर के लिए भी यूज़ होता था, जो आर्मीज में होते थे, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे। ए chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poet and bards। देखिए, लॉयलिटी मतलब वफादारी, कि मतलब वो अपनी वफादारी निभाते थे राजपूत। मतलब जो राजपूत के पोएट और बार्ड्स थे, बार्ड्स मतलब पुत्र, बेटे। Other group of people such as the Maratha, Sikh, Jat, Ahom, Kayathas, ये जो सब ग्रुप थे, मराठा, सिख, है ना, वो भी क्या होने लगा? एज अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड
aristocracies also used the opportunity of the age to become political important. ठीक है. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster, more than complete in some areas than in other. और उस पीरियड में फॉरेस्ट की क्लीनिंग शुरू हो गई थी, एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, मतलब लोग एग्रीकल्चर करने लग गए थे. ठीक है. चेंज इन देयर हैबिटेट. देखिए हैबिटेट मतलब क्या होता है. हैबिटेट मतलब होता है रेफर टू द इन्वायरमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट. हैबिटेट मतलब वो इन्वायरमेंट को रेफर करता है उस रीजन के और सोशल इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल के. ठीक है. हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट. और जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते थे. माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया था. अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट. और दूसरों ने कुछ ने लैंड टिलिंग द लैंड मतलब गड्ढा खोदना, और वो गड्ढा खोदना भी शुरू कर दिया था. और वो पीजेंट मतलब किसान बन गए थे. दिस न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअल बिकेम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजनल मार्केट, चीफटेन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. और ये जो न्यू पीजेंट थे ग्रुप, जो न्यू पीजेंट का ग्रुप था वो बड़ा होता गया. ठीक है. उसमें they became part of large complex society and were required to pay tax and offer goods and service to local lord. कि फिर तब उस पीरियड में टैक्स भी लेना शुरू कर दिया था रूलर्स ने. ठीक है. As a result, significant economic and social differences emerged amongst people. Some possessed more productive land and others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. कि मतलब ये जो लेना शुरू कर दिया था रूलर ने, टैक्सेस राजाओं ने, उसकी वजह से क्या हुआ, कोई से लोग कैटल यानी गाय भैंस पालने लग गए, और कोई से पीजेंट अमीर हो जाते, कोई से गरीब रह जाते. ठीक है. एज ए सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट और रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. और तभी उसी पीरियड से ये जातीज और सब कास्ट को रैंक्ड किया गया उनके बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन. रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, दी वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ द जाति. कि मतलब जो रैंक है वो फिक्स नहीं होती थी, परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी, वो बदलती रहती थी. और जो उनकी पावर भी बदलती रहती थी. इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ जाति. और जो इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज है वो जाति के मेंबर से ही कंट्रोल होता था. द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. और जो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इस विलेज में इस जाति को बहुत ऊंचा समझेंगे तो यहाँ पे बहुत नीचा भी समझ सकते हैं, एरिया टू एरिया. जाति फ्रेम देयर ओन रूलर एंड रेगुलेशन टू मैनेज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मेंबर. और जो जाति थी वो उनका रूलर चुनती थी ताकि जो वो मैनेज रहे उनका रेगुलेशन to manage the conduct of their member. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some area as the जाति पंचायत. कहीं कहीं पे किसी मतलब वहाँ पे बड़े लोगों को बना दिया जाता था रूल, मतलब
ओन रूलर बना दिया जाता था। उसको कहीं कहीं जाति पंचायत भी बोलते हैं। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज। लेकिन जो जाति है उसको अपने विलेज के भी रूल फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेज वर गवर्नड बाय अ चीफटेन। कोई से जो विलेज होते थे वो चीफटेन गवर्न करते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। मिलके वो बस छोटी सी यूनिट बनती थी स्टेट की। तो हम कैसे मतलब अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।